डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, जनसत्ता में जो भी न्यूज़ बीपीएससी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इस सेशन में देखेंगे, जिसमें कि हम सिर्फ बिहार की न्यूज़ को ही कवर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल या फिर अदर कोई भी मिक्सलेनियस न्यूज़ होगा जो हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ बिहार दिवस से संबंधित है, जो कि कल यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया और इसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया था बिहार के पटना के गांधी मैदान में। तो इस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है वो देखो, इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया वो 114वां बिहार दिवस था। दैट मीन्स 114वां बिहार की वर्षगांठ थी। इसके अलावा जो इस साल का थीम था बिहार दिवस का वो था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इस बार का थीम था। अपने बीपीएससी प्रीलिम्स का अगर पेपर देखा है तो उसमें कई बार इन डेट से एक सवाल आए हुए हैं, तो ये डेट देख लो। डायरेक्ट डेट पूछता है क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये डेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश काल में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। तो इस वजह से ही 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कब ये अलग किया गया था बिहार और उड़ीसा को, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से, तो ध्यान रखना है 22 मार्च 1912 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को दो अलग राज्य के रूप में विभाजन किया गया। इसके बाद जब हम 15 नवंबर 2000 में आते हैं तो बिहार के दक्षिणी हिस्से को झारखंड राज्य नाम से अलग किया गया और इसका दूसरी बार विभाजन किया गया था। और इन तीनों डेट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1936 और 15 नवंबर 2000। इन तीनों से कई बार बीपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डेट याद रखना है। और जो अभी बिहार दिवस मनाया जा रहा है ये पहली बार आधिकारिक तौर पर 22 मार्च 2010 से बिहार दिवस नियमित तौर पर मनाया जाने लगा। तो इस बार का थीम बस याद रखो, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। और इस बार कितने नंबर का वर्षगांठ था, तो 114वां था। इसके अलावा इस आर्टिकल से सवाल नहीं आना वाला। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखो, क्यू मित्र एक रेलवे का ऐप है जो कि जब आप तत्काल टिकट के लिए स्टेशन जाते हैं वो आप 12 बजे के बाद कभी भी जाइए, अगले दिन 10 बजे और 11 बजे टिकट कटता है तत्काल। उसके लिए आप जाइएगा तो आपको लाइन में लगे रहना पड़ेगा तत्काल काउंटर पे। उससे निजात दे पाने के लिए रेलवे ने क्यू मित्र सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जिससे कि टोकन जनरेट किया जा सकता है। इसका ट्रायल जो है सोनपुर मंडल के बेगूसराय स्टेशन, देखो बिहार के बेगूसराय स्टेशन है, इस वजह से ये न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर पूछता है क्यू मित्र जो सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रायल किस स्टेशन से शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना है बेगूसराय स्टेशन से शुरू किया गया था और बेगूसराय रेलवे स्टेशन जो है सोनपुर मंडल में किया गया था। अब ये ट्रायल सफल रहा जो बेगूसराय में स्टार्ट किया गया था, इस वजह से अब सोनपुर मंडल के बाकी जितने भी रेलवे स्टेशन हैं जहाँ की तत्काल टिकट कटता है वहाँ लागू कर दिया गया है या लागू किया जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। क्यू मित्र अगर पूछता है सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है तो रेलवे से संबंधित है और इसकी जो ट्रायल किया गया किस स्टेशन से, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जब हम, तो बिहार में सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए एक समेकित योजना की शुरुआत की जाएगी 1 अप्रैल से। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिहार के सभी 80,000 जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें शैक्षणिक गुणवत्ता आपको पता होगा कैसी है नहीं है, जैसा सुनते तो ज़रूर होंगे। उस शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल से एक समेकित योजना लागू की जाएगी। इसके जो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है ना, पंचायत और नगर निकाय के स्तर पर एक स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर स्थापित किया जाएगा, उसको दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग गुणवत्ता, शैक्षणिक गुणवत्ता जो है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। और ये लगभग 9,000 जो 8902 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर गठित की जाएगी। इसके कई काम हैं, बट आपको काम कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे एग्जाम में नहीं आएगा। बस ये आ सकता है कि ये योजना जो समेकित योजना लागू होगा गुणवत्ता सुधार के लिए, कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल से लागू होगा। और किस स्तर पे काम करेगी, तो पंचायत और नगर निकाय स्तर पे। तो इसका नाम क्या होगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो इसमें है कि प्रधानमंत्री ने हालात की समीक्षा की। अभी आपको पता है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है
उसकी वजह से हमारे देश में भी देखो तो गैस और फ्यूल की शॉर्टेज हो गई। इसके साथ साथ काफ़ी वर्ल्ड में भी है। इससे रिलेटेड जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक बुलाई है। कल बैठक आयोजित किया गया था जिसमें हालातों पर चर्चा किए थे। तो हमारा सवाल इससे नहीं आएगा, ये सवाल जो आता है कि कैबिनेट कमेटी क्या होता है, कैबिनेट समिति जो है क्या होता है, उसमें भी सुरक्षा मामलों की समिति क्या होती है, क्या इसका जिक्र संविधान में है या किसी एक्ट के माध्यम से समिति बनाया गया। इससे सवाल आते हैं कई बार, तो हम देख लेते हैं उसको। इसके लिए देखो ऐसा कोई एक्ट नहीं लाया गया था, ना ही संविधान में कोई प्रोविज़न है। इसमें ये करते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में एक रूल्स आया था जिसमें ये कहा था कि अगर प्रधानमंत्री जो हैं, कुछ जो मेन कैबिनेट के मंत्री होते हैं, जैसे कि मान लो डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ऐसे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है उनको इंक्लूड करके कुछ कमेटी का गठन करते हैं कि वो स्पेसिफिक मुद्दों पे चर्चा करे या बैठक करे। तो इससे संबंधित अभी 8 कमेटी है, कैबिनेट कमेटी है इंडिया में। पहला है अपॉइंटमेंट कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इनका काम होता है कि हायर ऑफिशियल्स हो, जैसे कि आरबीआई गवर्नर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, इन सब के अपॉइंटमेंट करना। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, और अब आज जो बैठक हुआ है देखो, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसके भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इसके अलावा और कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके अलावा इन 6 कमेटी जो है, इस सब के चेयरपर्सन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन बाकी जो 2 हैं कमेटी, इसमें प्राइम मिनिस्टर सदस्य नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं गृह मंत्री। बट डिफेंस मिनिस्टर जो भी राजनाथ सिंह जी हैं, ये आपको पता होगा 2019 से पहले डिफेंस मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर थे। इस वजह से इनको कुछ ऐसी हो सकता है, इससे रिलेटेड पार्लियामेंट्री अफेयर्स से रिलेटेड कुछ ऐसी स्किल हो इनके पास। इस वजह से ही इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाए जाने के बावजूद भी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के चेयरपर्सन बनाए रखा है। इनका काम ये होता है कि पार्लियामेंट का सेशन शेड्यूल करना है या सरकारी बिजनेस को मॉनिटर करती है जो। इसके अलावा जो कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इसके चेयरपर्सन होम मिनिस्टर हैं। तो ये 8 कमेटी है। ये 8 कमेटी ऐसे आपसे नहीं पूछेगा, बट 2 ध्यान रखना है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दैट मीन्स ये है कि इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और ना ही ये स्टैचुरी कमेटी है, कोई स्टैचुरी कमेटी भी नहीं है। दैट सांविधिक इसको शक्ति नहीं मिला हुआ है, क्योंकि ये कोई एक्ट से कमेटी नहीं बना हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी जो हैं किससे बनाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स आया हुआ था 1961 में, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो इस आर्टिकल से बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अगला है एक नौसैनिक अभ्यास के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ने एक आयोजित हुआ था नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम था अभ्यास काकाडू। अभ्यास काकाडू कहाँ आयोजित किया गया, तो ध्यान रखना है हमें, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की कई नौसेनाएं शामिल होती। इस वजह से ही इंडिया भी इसमें शामिल हुआ था, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि सहयोगी देशों की नौसेना के साथ आपसी तालमेल, सहयोग और समुद्री समझ को और मजबूत करना है। तो इंडिया जो इंडियन नेवी ने जो पार्टिसिपेट किया था, अपने एक युद्धपोत लेके गया था, युद्धपोत INS नीलगिरी। तो सवाल अगर आता है अभ्यास काकाडू किन किन कंट्री के बीच होता है, तो ध्यान रखना एक मल्टीलेटरल है जो कि आयोजित करता है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने इस बार INS नीलगिरी के साथ इस अभ्यास काकाडू जो नौसैनिक अभ्यास है उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा इस आर्टिकल से सवाल नहीं आने वाले। हम लोगों ने कल एक युद्धपोत के बारे में डिस्कस किया था कि युद्धपोत जो तारागिरी है, ये एक अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ तो दैट मीन जो कि रडार में नहीं आता है आसानी से। और ये INS तारागिरी को 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया जाएगा। और इसको जो है तारागिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। और ये बनाया किसने है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। तो देखो अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो ये कल का आज रिवीजन ही समझ लो, रिवीजन भी हो गए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है
अमेरिकन एक स्टार्टअप कंपनी है रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल, अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी है रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल। इसने ये दावा किया है कि अब रात में भी जहाँ चाहेंगे वहाँ सूरज की रोशनी पहुँच सकती है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कैसे पहुँच सकता है। तो इसके लिए जो है ना रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल एक उपग्रह दैट मीन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। उस सैटेलाइट का लॉन्च होगा इरेंडिल 1। अगर आता है इरेंडिल 1 किसका सैटेलाइट है, तो रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल एक अमेरिकन से स्टार्टअप कंपनी का सैटेलाइट है। इससे ये होगा कि किसी स्थान पर एक बार में लगभग 4 मिनट तक ही प्रकाश दे पाएंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा देर तक प्रकाश चाहिए तो एक सैटेलाइट की जगह हज़ारों सैटेलाइट आपको स्पेस में भेजने होंगे। इस वजह से होगा। ये कैसे देगा, तो ये देखो, पहले सैटेलाइट को ना सूर्य सन सिंक्रोनस पोलर सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को भेजना होगा। और जो सूर्य सिंक्रोनस ध्रुवीय कक्षा है ये पृथ्वी से लगभग 600 से 625 किलोमीटर ऊपर होता है, जहाँ उपग्रह लगातार सूर्य के संपर्क में रहते हैं दिन रात। और दिन रात की जो सीमा होती है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। और इसी के साथ जो है टर्मिनेटर लाइन के साथ ही सूर्य सिंक्रोनस ध्रुवीय कक्षा में जो सैटेलाइट होता है वो चलता है। इस वजह से आप अच्छे से नीचे की चीज़ों की मॉनिटर कर सकते हैं, पृथ्वी की चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल का कहना ये है कि हम इरेंडिल सैटेलाइट पे एक हल्की सामग्री लगाएंगे जो कि माइलर से बना होगा, माइलर की तरह होगा। ये क्या करेगा कि सूर्य की जो लाइट होगा उसको रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पे मोड़ देगा, जिससे कि पृथ्वी पर प्रकाश हो जाएगा। अब पृथ्वी पर इतना प्रकाश हो जाएगा, आप ये मत समझ जाओ कि धूप हो जाएगा रात में, ऐसी बात नहीं की जा रही है। हाँ, बस ऐसा हो जाएगा जैसे कि आप देखे हो पूर्णिमा के दिन में जैसी लाइट होता है वैसे आ जाता है, उससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। जैसे कि अब कहीं पे डिजास्टर आया हुआ है, रात में लाइट्स नहीं है, तो उन जगहों पे इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी चल रहा है बात, अब क्या है आगे डेवलपमेंट होगा तो देखा जाएगा। जो हमारे सवाल बन सकते हैं तो इसमें यही है कि इरेंडिल सैटेलाइट का काम क्या होगा। तो देख, ये 1 से 4 मिनट तक आप रात में भी सूर्य प्रकाश का ले पाएंगे। और इसको किसने डेवलप करने की बात कही है, तो अमेरिकन स्टार्टअप है एक रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल। इसके अलावा अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये जीरो FIR से रिलेटेड है। जीरो FIR का मतलब यही है कि अभी तक ये होता है ना, आप कहीं पे ये देखोगे कि घटना हुई है और आपको उस थाना के क्षेत्र में अगर घटना हुई तो वहीं आपको कंप्लेन FIR दर्ज करवाना पड़ता। बट अब ऐसा है नहीं। अब जो नए एक्ट आया हुआ है BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें ये कहा गया है कि आप जीरो FIR के तहत अगर कोई घटना कहीं भी हुआ है तो आप किसी भी थाने में जाके आप वो FIR दर्ज करवा सकते हैं। और वो थाना जो होगा, वो थाने का काम है कि वो प्रॉपर जिस थाना के क्षेत्र के अंतर्गत वो क्राइम हुआ है वहाँ ट्रांसफ़र करे। तो बस यही है जीरो FIR। आपके एग्जाम में बस बाकी डिटेल्स नहीं आएगा, अगर आता है तो जीरो FIR का क्या अर्थ है वो आएगा। बट यहाँ जो दिया हुआ है वो कोई ज़्यादा बेटरमेंट नहीं दिया। अगर आपको फिर भी ये पढ़ना हो तो टेलीग्राम का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक छोटा सा न्यूज़ है कि गणगौर उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में। BPSC में कई बार उत्सव से रिलेटेड सवाल भी आते हैं, इस वजह से मैंने इसको शामिल किया है। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, तो इजराइल और USA ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ मिडिल ईस्ट में, इससे संबंधित न्यूज़ है कि अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल जो है बहरीन में उसका विस्फोट हुआ था। अब बहरीन देखो तो इस अमेरिका का ही एलाई कंट्री है, और अमेरिकन एलाई कंट्री और अमेरिका का ही एक पैट्रियट मिसाइल है जो कि बहरीन में जाके विस्फोट किया था। और ये आरोप लगा रहा था कि ईरान ने किया है, ईरान ने मारा है। ऐसा रिलेटेड न्यूज है। ये जो बहरीन में पैट्रियट मिसाइल गिरा था, कहाँ गिरा था, तो बहरीन का एक सिट्रा आइलैंड है उस पर गिरा था। अगर आपके एग्जाम में इसलिए सिट्रा आइलैंड के बारे में आ सकता है। देखो, जब बात करेंगे ये पर्शियन गल्फ़ है। पर्शियन गल्फ़ में देख लो, ये ईरान है, इधर इराक हो गया, कुवैत सिटी और सऊदी अरबिया, ये बहरीन हो गया आपका, ये कतर, UAE, ये रहा ओमान। इन सब से पर्शियन गल्फ़ सीमा साझा करता है। और पर्शियन गल्फ़ में भी ये देखो, ये बहरीन जो है, बहरीन की राजधानी मनामा है। बहरीन में भी एक आइलैंड है। बहरीन का पूरा मैप देखो, बहरीन का ये जो मैप है ये रहा सिट्रा आइलैंड। सिट्रा आइलैंड पे ही अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल विस्फोट हुआ था। हमने 1-2 दिन पहले देखा था कि ईरान का जो एक खार्ग आइलैंड था,
खार्ग आइलैंड पे भी इजराइल ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सबको ध्वस्त कर दिया था। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है खार्ग आइलैंड किसका था तो ईरान का, और सिट्रा आइलैंड किसका है तो बहरीन का। इस वजह से मैंने चर्चा कर दिया है। और इसके अलावा 2-3 जहाज चर्चा में था। ऐसा जैसा अभी तक बीपीएससी पूछा नहीं है, बट क्या पता अब इतने बार चर्चा में आ रहा है तो बस आप एक बार माइंड में रिकॉल कर लो या देख लो तो जनरल नॉलेज के लिए भी सही है। एक अमेरिकन जहाज है, उसका नाम है पिक्सिस पायनियर। ये बेंगलुरु पोर्ट पे आया है एलपीजी गैस लेके। इसके अलावा जो कच्चा तेल लेकर आया है रूसी टैंकर का नाम है एक्वा टाइटन। और इसके अलावा जो इंडिया का एक कच्चा तेल टैंकर लेकर आया था उसका नाम है जग लाड़की। ये मुद्रा पोर्ट पे आया था। और इसके अलावा एक लास्ट में जनसत्ता में न्यूज़ दिया हुआ था कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने कुकी जो परिषद के साथ बैठक किया है ताकि वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। तो बस ये ध्यान रखो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं वाई खेमचंद सिंह। इसके अलावा आपसे इससे सवाल नहीं आने वाला है। तो आज के न्यूज़ में बस इतना ही है।